हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज की स्पेशल वीडियो में। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। इट मीन्स आप कह सकते हो एम जी एस यू बीकानेर। अगर आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं और 2024-25 आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, या आप सेकंड सेमेस्टर में भी चले गए, थर्ड में भी चले गए, आपको अभी तक पैटर्न नहीं पता कि ये सेमेस्टर वाइज जो अभी लेटेस्ट यानी पिछले साल ही ये पैटर्न शुरू हुआ है, तो इसके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे कि क्या पैटर्न है और इस पैटर्न में किस तरह की क्या सिस्टम रहने वाला है। पूरा जो प्लानिंग जो है ना, वो अपने आज डिस्कस करेंगे और अपनी बात करेंगे कि आपको पासिंग मार्क्स जो है वो कितने होने चाहिए। और अब की बार थोड़ा सा चेंजमेंट और किया है, जो पहले एमसीक्यू बेस्ड एक एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर या ऐसा कुछ सिस्टम रखा था, उसको भी उन्होंने हटा दिया है। अब वापस से कुछ चेंजमेंट हुआ है, वो चेंजमेंट अपने बात करने वाले हैं। और ये जो मैंने पैटर्न जो है आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ, जो डाउनलोड किया है, वो महाराजा गंगा सिंह की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। और ये जो है लेटेस्ट है एडमिशन सेशन 2024-25, यानी अब की बार का ये। तो बीएससी थर्ड 3 ईयर कोर्स सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम फॉर फिजिक्स, यानी बीएससी 3 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है भौतिक विज्ञान का सेमेस्टर वाइज कार्यक्रम है, उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो जुड़े रहें लास्ट तक और समझे पैटर्न को, अच्छे से समझें कि किस तरह से क्या रहने वाला है। अपने बात सिर्फ फिजिक्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, अपने थोड़े ही टाइम में मीन्स 7-8 डेज के अंदर अंदर इसके लिए क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। ऑलमोस्ट जो आपका सिलेबस है वो अपने कवर करेंगे, या ये कह लो कि जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे, या जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं फिर भी अपने बीएससी को मैनेज कैसे कर सकते हैं, या कैसे पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ने पे क्या फ़ायदा होने वाला है, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, और ये भी चर्चा अपने बाद में करेंगे। पहले अपनी चर्चा कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर कि अपने पैटर्न क्या है। पैटर्न, सिलेबस की भी चर्चा नहीं करेंगे, सिलेबस भी अपने अलग वीडियो बनाएंगे हर सेमेस्टर की। अभी अपने चर्चा कर रहे हैं ओनली फॉर प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स प्लान क्या है इनका। जर्नल जो है, ये तो जो ऊपर वाला ये इतना पार्ट जो है ना हिंदी और इंग्लिश का, ये अपने लायक नहीं है। वैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ। Each theory paper shall be 6 hours per week, while practical laboratory shall be 4 hours per week. This gives 90 hours of teaching for theory paper and semester, and 60 hours for practical laboratory for per semester. It means ये तो आपको ये बताया गया है कि आपकी कॉलेज को क्या काम करना है। कॉलेज को प्रति पेपर के प्रति, यानी जो भी आपका थ्योरी पेपर है उसको प्रत्येक सप्ताह 6 घंटे क्लासें लगानी पड़ेगी। डेली 1 घंटा हो गया, और लैब की 4 घंटे क्लास आपको लगानी है। बस ये है कि रेगुलर जा रहा है उनके लिए, जो नहीं जा रहा है उसके तो वैसे खाना पूर्ति होने वाली है और ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ तक संभव हो प्रैक्टिकल प्रयोगशालाओं को सेमेस्टर पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। प्रयोगशाला कार्य के लिए एक बैच में 20 से अधिक छात्र नहीं हो सकते। ये कोई अपने लिए काम की चीज नहीं है, काम की चीज अभी शुरू होगी यहाँ से। देखो, ईच थ्योरी कोर्स शैल बी 5 यूनिट। प्रत्येक पेपर में आपको 5 यूनिट मिलेगी। कितनी यूनिट मिलेगी बोले तो 5 यूनिट। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन देखते हैं, पेपर पैटर्न देखते हैं, पेपर कैसा आएगा। जो थ्योरी पेपर है उसकी बात कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन टू एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन थ्योरी क्वेश्चन पेपर सेटर्स। पेपर सेटर जो है उनके लिए पैटर्न क्या रहने वाला है। द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन सिस्टम एडोप्टेड इज गिवन, इस तरह से है बिलो जो आपको दिया हुआ है। आपका पेपर 3 सेक्शन में रहेगा सा। कितने सेक्शन में रहेगा बोलो तो 3 सेक्शन में। कितने सेक्शन में रहेगा? 3 सेक्शन में रहने वाला है। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, सेक्शन ए है वो 10 नंबर का होगा। ठीक है, आप हिंदी मीडियम है, हिंदी में भी देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। 10 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए कितने का? 10 का। कंटेन 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। ईच फ्रॉम ईच यूनिट 10 क्वेश्चन है। 2 फ्रॉम ईच यूनिट, यानी आपके 5 यूनिट है। पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट और 5वीं। प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक यूनिट से 2-2 करोगे तो कितने हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए बोलो? सॉरी 10 क्वेश्चन हो गए ना, 5 गुना 2,
5 यूनिट, 2 क्वेश्चन ईच से 10 क्वेश्चन हो गए। ईच क्वेश्चन शैल बी 1 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, 10 के 10 करने हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है ना। द आंसर शुड बी नॉट एक्सिस्ट 50 वर्ड, 50 वर्ड, 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। 50 शब्द तक आप इसके अंदर आंसर लिख सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत अच्छे से पैटर्न जो है, क्वेश्चन पेपर जो है, PYQ जो है वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन ए। समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आने हैं, 5 यूनिट है, 10 क्वेश्चन आने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये सेक्शन ए हो गया आपका। सेक्शन बी की बात करते हैं, 25 नंबर का है, ठीक है ना। सेल कंटेन 5 क्वेश्चन, 2 फ्रॉम ईच यूनिट विद इंटरनल चॉइस। वाह क्या बात है। इंटरनल चॉइस से प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 ही करने हैं भाई, प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। ईच क्वेश्चन शैल बी ऑफ 5 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल 5 क्वेश्चन। द आंसर शुड नॉट बी 200 वर्ड्स, 200 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आंतरिक विकल्प के साथ प्रत्येक इकाई से 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे और उन 5 में से जैसे फर्स्ट आपका जो है यूनिट, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, उनके बीच में और लगा होगा, उन दोनों में से एक करना है। फिर सेकंड यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, उन दोनों में से एक करना है। फिर तीसरे यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक करना है। चौथे में से 2 आएंगे, फिर एक करना है। पांचवें में से 2 आएंगे, फिर एक करना है। इसमें ये नहीं है कि आप पहले यूनिट और दूसरी 3 यूनिट पढ़ के चले जाओ और 5 क्वेश्चन के कर दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहला क्वेश्चन लिखा होगा, फिर वो आ गया, फिर और लगा के दूसरा क्वेश्चन दे दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन शुरू होगा। यानी पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से एक करना है। फिर दूसरे में 2 दिए होंगे, ये पहली यूनिट का होगा, फिर दूसरी यूनिट का होगा, फिर तीसरी यूनिट का होगा, ऐसे चौथी का और 5वीं यूनिट का। क्लियर है ना, बात समझ रहे होंगे, है ना। क्योंकि आप BSc में पहुंच गए, इतनी बात तो समझते ही है ना, समझदार हो गए होंगे। अब ऐसे नहीं है 12th की तरह कि आप कोई भी कर सकते हो, यूनिट वाइज आता है इसमें, ऐसा है। सेक्शन सी की बात करें तो 45 नंबर का है। सेल कंटेन 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम ईच यूनिट, प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन। 5 यूनिट है, एक एक क्वेश्चन आना है 500। ईच क्वेश्चन सेल बी 15 मार्क्स, 15 नंबर का एक क्वेश्चन है। ध्यान दें इसके ऊपर। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम 5 यूनिट। 5 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक यूनिट में से, इन 5 में से कोई 3 करने हैं आपको। कितने करने हैं तो बोले तो 3 ही करने हैं। द आंसर शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड्स, 500 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कोई 3 एक पेज की डेरिवेशन आएगी या डेरिवेशन आएगी, डेरिवेशन। न्यूमेरिकल इतना बड़ा होता ही नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा तो बी पार्ट में आ जाएगा न्यूमेरिकल आपकी, सी पार्ट में तो डेरिवेशन आएगी। डायग्राम हो गया, डेरिवेशन, बस। ये तो कितना बड़ा ही कर सकते हैं, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम बड़ा बना तो पेज भर जाएगा, वैसे ही भर जाएगा। चलो, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन ए 10 नंबर का, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन, सारे करने हैं एक एक नंबर का। बी में आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आएंगे भी 5, करने भी 5 है, लेकिन इंटरनल चॉइस के साथ आएंगे। पहला क्वेश्चन अथवा में, फिर पहले का अथवा हो गया, फिर दूसरा, ऐसे करके। और फिर सी सेक्शन जो है 45 नंबर का होगा, 5 ही क्वेश्चन आएंगे, 3 ही करने हैं। पहले में 10 के 10 करने हैं, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि अलग से दिख जाए। पहले में 10 के 10 करने हैं, दूसरे में 5 करने हैं, तीसरे में आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी कुल मिला के 18 क्वेश्चन करने हैं। ये एक एक नंबर के, ये 5 नंबर के और ये 15 नंबर। क्लियर है। यहाँ पे आपको 5 है, उनमें से 3 करने हैं। यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन सभी 5 में अथवा करके इंटरनल चॉइस है, उनमें से एक एक करना है। और यहाँ सिर्फ ही 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ये सारे करने हैं। बात समझ गए होंगे। अभी भी कोई भी डाउट रह जाता है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल का क्या सिस्टम रहेगा। तो इंस्ट्रक्शन फॉर प्रैक्टिकल, 2 एक्सपेरिमेंट मिलेंगे, प्रत्येक 10 नंबर का होगा, दोनों 20 के हो गए। वाइवा 10 नंबर का, रिकॉर्ड 10 नंबर का, यानी फाइल होगी ये, तो टोटल 40 नंबर का। प्रैक्टिकल कितने का होगा, 40 का। पेपर कितने का होगा, 80 का। वो अभी अपने बात करने वाले, ठीक है। अब देखो, ये इंस्ट्रक्शन है आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल इवोल्यूशन का क्या सिस्टम रहेगा।
इंटरनल इवोल्यूशन विल बी ऑफ 30 मार्क्स ओवरऑल। टोटल 30 नंबर का आपके कॉलेज से जाएंगे, जिसमें से 20 तो आपके आई थिंक थ्योरी के पेपर के लिए जाएंगे और 10 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल के जाएंगे। कंटिन्यूज comprehensive evaluation process shall be adopted to find our course level learning outcome, example assignment means continued comprehensive evaluation CCE के तहत। CCE क्या होता है? ये समग्र सतत जो मूल्यांकन है, समग्र सतत मूल्यांकन, आई थिंक ये होता होगा। हिंदी में नाम मेरे को थोड़ा सा याद नहीं है, है ना। आंतरिक मूल्यांकन है प्रत्येक पाठ्यक्रम स्तर को। हाँ, ये रहा व्यापक मूल्यांकन, निरंतर व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। निरंतर यानी कंटिन्यूज कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन सही रहेगा अपने लिए। ये प्रोसेस लगाइए, यानी कि ये नहीं है कि फिक्स डे होगा आपके पूरे साल, मींस 6 महीने, पूरे 6 महीने ऐसा सिस्टम चलता रहेगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम में वो हो सकता है कि आपको असाइनमेंट दिए उसके नंबर जुड़ जाएंगे, लैब रिकॉर्ड के जुड़ जाएंगे, टेस्ट के जुड़ जाएंगे, क्विज हुई है उसके, सेमिनार हुई है, या कुछ भी कॉलेज की एक्टिविटी है, आपकी अटेंडेंस है ना, यहाँ पे लिख भी रखा है अटेंडेंस फॉर स्टूडेंट, ये भी इसका प्रोसेस है। प्रोसेस में आपके काउंट होगा, ठीक है ना। समझ गए बात को? कुल मिला के बात यही है कि 12वीं क्लास में क्या होता था। जैसे फिजिक्स में आप 12वीं क्लास पास करके आए हो, वहाँ क्या था, आपने 30 नंबर का प्रैक्टिकल दिया होगा। प्रैक्टिकल के कितने थे? 30 नंबर, ये तो हो गए प्रैक्टिकल के। और 14 नंबर स्कूल से गए थे, वो आपके आंतरिक मूल्यांकन वो ही होता है, ठीक है ना। बाकी जो 56 नंबर का क्या होता है, आपके पेपर होता है, ठीक है ना। तो ये 14 नंबर कहाँ से गए? स्कूल से गए, स्कूल की मर्जी से गए, आपके हाजिरी के गए, आपके टेस्ट के गए, आपके पूरे साल जो किया उसके आधार पे गए ना। वैसे ये 6 महीनों में जो आप करोगे ना, उसके आधार पे जाएंगे। इसकी टेंशन लेनी छोड़ दो आप। जहाँ पे भी एडमिशन लिए ना, प्राइवेट में लिया तो प्राइवेट वाले अपने आप दे देंगे, इतने नंबर तो दे ही देंगे कि आप पास हो जाओ। गवर्नमेंट वाले भी देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, अगर रिजल्ट डाउन रह गया तो फिर दिक्कत है कि नहीं? ये बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। बिल्कुल है, होता है थोड़ा बहुत, पासिंग तो करवा ही देते हैं। और बाकी अगर नहीं, ऐसा रिजल्ट वाला ऐसा इशू है ही नहीं वैसे तो, अगर, क्योंकि टीचर ये सोचता है कि बच्चे के साल खराब ना हो। समझ गए ना? आप तो नहीं सोचते कि साल खराब हो, नहीं हो, पढ़ नहीं रहे हैं वो बात अलग है, ठीक है ना, वो सोचते। चलो आगे बात करते हैं। ये हो गया आंतरिक मूल्यांकन। अब बात करते हैं कि सेमेस्टर में सिस्टम क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। पहले बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल होगा और एक थ्योरी पेपर होगा। थ्योरी में आपके मैकेनिक्स आएगी, रिलेटिविटी आएगी, ऑसिलेशन आएगा और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आएगा। कोड इसका डीसीसी है। और आपकी डीसीसी या आपको 5वें सेमेस्टर में जाके एक चीज और मिलेगी। क्या मिलेगी? देखो मैं दिखा देता हूँ। डीएसई, इनका मतलब अभी बता देता हूँ, पहले क्लियर कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। एक तो है डीसीसी, एक है डीएसई, ठीक है ना। इसका मतलब है डिसिप्लिन कोर कोर्स। डिसिप्लिन कोर कोर्स क्या है बोले तो? डिसिप्लिन कोर कोर्स। मैं लिख देता हूँ, डिसिप्लिन, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, वो आप देख लेना। डिसिप्लिन कोर कोर्स, ये इसका मतलब है। कौन सा मतलब है ये? इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, या दिख जाएगा आपको। ये है डिसिप्लिन कोर कोर्स। डीएससी क्या है, इसका भी मैं लिख देता हूँ। डिसिप्लिन डिसिप्लिन स्पेसिफिक, सॉरी, स्पेसिफिक इलेक्टिव, इलेक्टिव, ठीक है। ये इसका मतलब है। तो इनका अर्थ बता देता हूँ मैं, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। ये लो, देखो, डीएससी डिसिप्लिन कोर कोर्स, इसका मतलब है ये आपके लिए कंपलसरी है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, यहाँ पे आपको ना 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, उन दोनों में से एक चूज करना है, जो कि 5वें सेमेस्टर और छठे सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में, बाकी सब में कंपलसरी है। ये सिस्टम है इसका। बात करते हैं अपने काम की जो बात है। पहले सेमेस्टर में ये पेपर रहेगा आपका, और प्रैक्टिकल लेबोरेटरी फर्स्ट रहेगी। डिसिप्लिन कोर कोर्स है,
कोई चूज ही नहीं करना। 4 इंटरनल, सॉरी 4 क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट ये क्या है कि आपके वो है, आपके क्या बोलते हैं, जैसे सीबीएसई में होता है ना वो पॉइंट सीजीपीए वगैरह, वो वाला सिस्टम है, इसको आप भूल जाओ। अपने इधर आते हैं मैक्सिमम नंबर वाला सिस्टम, देखो आप इसको भूल जाओ। इंटरनल मार्क्स जो है वो यहाँ पे इसमें नहीं दे रखे, ये नीचे दे रखे हैं 20 नंबर का होगा। इंटरनल कितने का है? 20 का। एक्सटर्नल कितने का? 80 का। ठीक है, पेपर कितने का होगा? 80 नंबर का। 20 कॉलेज वाले भेजेंगे थ्योरी के, और प्रैक्टिकल में 10 थ्योरी की 10 प्रैक्टिकल के भेजेंगे, यानी टोटल 30 नंबर कॉलेज के हाथ में है। और 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जो एग्जामिनर आएगा, यानी टोटल 120 नंबर के लिए आपने एग्जाम देना है। 80 का तो पेपर हो गया और 40 प्रैक्टिकल का हो गया और 30 कॉलेज के हाथ में। समझ गए? टोटल कितने हो गए? 150 नंबर। इस 150 में देखो ये मिनिमम पास मार्क्स लिख रखे हैं। ऊपर एक लाइन लिखी हुई देखी थी आपने, शायद अपने नीचे आएगी, शायद नीचे आएगी वो लाइन कि 36% नंबर आपको पासिंग चाहिए हर पेपर में, अलग अलग चाहिए। चाहे तो वो थ्योरी हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो प्रैक्टिकल का इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल हो। यानी 80 नंबर का पेपर है, इसमें से 29 नंबर आने चाहिए। 20 का इसमें से 7 आने चाहिए इंटरनल में, कॉलेज वाले 7 तो देंगे ही देंगे, है ना। और 40 का प्रैक्टिकल है तो 14 तो आने ही चाहिए, और 10 का इंटरनल है तो 4 नंबर आने चाहिए। इस तरह से आपका ये विभाजन करके दे रखा है कि इतने इतने नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे पास होने के लिए। ठीक है ना, ये पासिंग मार्क्स हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का। सेकंड सेमेस्टर में आपके इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। तो देखो पहला जो है ना, इसके अंदर आपके मैकेनिक्स जो है और ऑसिलेशन जो है, इसमें 2-3 टॉपिक जो है आपके 11th के काम आएंगे, वो आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। रिलेटिविटी जो है वो आपकी प्योरली न्यू है, नया है आपके लिए। एसटीआर बोलते हैं वैसे, स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये अलग है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसमें भी वही है। 80 का पेपर है, 20 कॉलेज से जाएंगे, 40 का प्रैक्टिकल है, 10 कॉलेज से जाएंगे। थ्योरी के 20 जाते हैं, प्रैक्टिकल के 10 जाते हैं। वही 150 नंबर, 29, 7, 14, 4, वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर में वेव एंड एसोसिएटिव्स एंड ऑप्टिक्स है। इन टॉपिक हैं ये आपके, ये दोनों तो एक ही बुक में है, ये अलग से टॉपिक लगता है आपके। और इनमें तो आपके 11वीं का कंसेप्ट काम आएगा, यहाँ 12वीं का काम आता है। और ऑप्टिक्स में आपके कुछ 12वीं के कंसेप्ट लगेंगे, बाकी न्यू है ऑलमोस्ट, ऑप्टिक्स तो नई है। और ये प्रैक्टिकल का हो गया, वही आपके 80, 20, 40, 10, 150, 29, 7, 14, 4। पांचवें सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर की बात करें, यहाँ मैथमेटिकल फिजिक्स है, स्टैटिकल मैकेनिक्स है और थर्मल फिजिक्स। थर्मल यानी थर्मोडायनेमिक्स, वो आपके काम आएगी 11वीं वाली पूरी की पूरी। स्टैटिकल मैकेनिक्स नया है, मैथमेटिकल मैकेनिक्स भी एक टाइप से नया है। इसमें 1-2 टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं, जैसे वेक्टर पढ़ रखा है आपने, और तो क्या पढ़ा हुआ है, बाकी सारा नया है। वही 80, 20, 40, 10, 29, 7, 14, 4 पासिंग मार्क्स है, और कुछ नहीं है। आगे पांचवें सेमेस्टर में आपके पास में ये देखो, डीसीसी था अब तक, अब आ गया डीएससी। ये डीसीसी प्रैक्टिकल तो आपके वही हैं, इनकी मर्जी से होने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके 2 दे रखे हैं थ्योरी में, ए और थ्योरी बी, 5A और 5B। इसमें क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है, और एक में दिया हुआ एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स। ये कह रहा है कि आपके ये इलेक्टिव है। इलेक्टिव है इसका मतलब या तो आप क्वांटम चूज करोगे या एटॉमिक मॉलिक्यूलर चूज करोगे, इन दोनों में से एक पढ़ना है आपने, आपकी चॉइस है। चाहे तो आप एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स पढ़ लो, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ लो। न्यूक्लियर तो आ ही रहे दोनों में, बस एटॉमिक मॉलिक्यूलर की जगह क्वांटम आ रहा है। तो अगर आप अच्छे से फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और आगे फिजिक्स सब्जेक्ट को ही आप मेन बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं बीएससी में जो मैथमेटिक्स के अंदर जाना चाहते हैं, बीएससी में पढ़ेंगे फिजिक्स, बाद में फिजिक्स को छोड़ देंगे। या कुछ ऐसे भी होते हैं जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे। वो जो केमिस्ट्री वाले हैं वो, उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एटॉमिक मोलिकुलर पढ़े। क्या पढ़े? एटॉमिक मोलिकुलर और न्यूक्लियर पढ़े, क्योंकि वो आपके काम आएगी, ज़्यादा काम आएगी इससे, क्वांटम से। और जो फिजिक्स के अंदर आगे अपना करियर बनाना चाहता है या फिजिक्स के इंटरेस्टेड है, वो मैं कहूँगा कि इन माय व्यू आप क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़े। और मैथ वाले आप अपनी चॉइस है, वोट दे सकते हैं क्वांटम, एटॉमिक, जिसको भी देना चाहिए ना। केमिस्ट्री में जा रहे हैं वो तो एटॉमिक पढ़े, फिजिक्स वाले क्वांटम को प्रेफर करें मेरे हिसाब से, बाकी आपकी चॉइस है।
बाकी आप कॉलेज से भी कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही है 29, 7, 14, 4 वाला कंसेप्ट ही है और कुछ नहीं। अब सेमेस्टर 6 की बात करते हैं। कौन से सेमेस्टर की बात करते हैं? लास्ट सेमेस्टर जो छठा सेमेस्टर है, सेमेस्टर 6। इसमें भी आपके देखो थ्योरी के अंदर 2 हैं, डीएससी है, ये भी इलेक्टिव है, ये प्रैक्टिकल तो इलेक्टिव है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ें आपके पास, एक तो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एक है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। देखो ऑलमोस्ट तो इलेक्ट्रॉनिक्स और ये है, एक में तो क्या बताया हुआ है कि इनकी थ्योरी बताई हुई है, एक में तो क्या है सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। एक में क्या है डिवाइसेस, उनके ऊपर जो डिवाइस बनती है उन डिवाइसेस के बारे में है। वैसे इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है इसमें से। आप अपनी चॉइस से जो भी देख रहा चाहिए आप देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। बाकी कॉलेज आपको प्रेफर करेगा, अगर जाते नहीं है तो आप अकड़ बकड़ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा इनमें कोई डिफरेंस मेरे हिसाब से है नहीं। बाकी वही है 29, 7, 14, 4 वाला कंसेप्ट, इसमें कोई बदलाव है ही नहीं। तो आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझ गए होंगे। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आपके जो अलग अलग है सब में आपको 36% जरूर चाहिए। एक पॉइंट अपने ये मिस कर गए थे यहाँ पे कि आपको चाहे इंटरनल है, ये देखो द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 36 पासिंग मार्क्स थ्योरी प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन सेपरेटली, अलग अलग लाने पड़ेंगे। तो वही तो पढ़ा था ना, बाकी ये पॉइंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ये चीज़ अपने डिटेल में डिस्कस किया। देखो देखो 80 का पेपर है, 36% बढ़ाओगे तो 29 चाहिए, 20 इंटरनल है तो 7 चाहिए, 40 का प्रैक्टिकल है तो 14 चाहिए, 10 का प्रैक्टिकल इंटरनल है तो 4 चाहिए। बात समझ रहे हैं ना भाई? ओके, बात को समझ गए होंगे। बाकी आप समझदार हैं, इतना तो समझते ही हैं। तो ये आपका पैटर्न है बीएससी सेमेस्टर का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए या नहीं हुए? आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस के साथ में, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो। और उसके बाद उस सिलेबस में डिस्कस करने के साथ साथ में ये भी देखेंगे इनमें से कौन सी यूनिट्स जो है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि देखो फर्स्ट एक एक नंबर वाले क्वेश्चन के लिए अपने ज़्यादा इतनी मेहनत करने की बजाय अपने वो 15-15 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें, है ना, 15 नंबर वाले क्वेश्चन है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे अपने। क्यों? क्योंकि वही तो अपने को बहुत ज़्यादा नंबर दिलाने वाले हैं। 3 यूनिट, कौन सी 3 यूनिट जो अच्छी सी पढ़े अपने, जिनके अंदर बड़े क्वेश्चन अपने इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ अपने डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 5-5 नंबर वाले भी आ रहे हैं, वो भी 15 नंबर वाले यूनिट करोगे उसमें से 5 वाले भी हो जाएंगे। एक एक नंबर वाले हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी एक एक नंबर वाले में इतना कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है, मात्रक मूत्रक ही पूछते हैं, यानी यूनिट डायमेंशन वगैरह उससे हो जाते हैं आपके क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।